हिंदुस्तान के एडिटर इन चीफ श्री शशि शेखर जी, मैनेजिंग एडिटर हिंदुस्तान श्री प्रताप सोमवंशी जी, रजत कुमार जी, सुनील द्विवेदी जी, और आज के इस हिंदुस्तान दिव्य महाकुंभ कॉन्क्लेव के आयोजन के अवसर पर उपस्थित सभी महानुभाव, बहनों और भाइयों, मैं आभारी हूं हिंदुस्तान परिवार का, जिन्होंने महाकुंभ 25 के ठीक पूर्व इस कॉन्क्लेव के माध्यम से अपने सभी जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, उन सब तक भारत की विरासत की इस अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर को पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण दायित्व अपने ऊपर लिया है। जब हम विकास की बात करते हैं तो बिना विरासत के विकास अधूरा है। याद करना, भारत पर हमले तो बहुत पहले से होने लग गए थे। ईस्वी सन से पहले से ही भारत पर हमलों के ऐसे प्रमाण मिलते हैं, लेकिन वे भारत का तब तक बाल बांका नहीं कर पाए। वे जो भी आते थे, यहां की परंपरा में ऐसे समरस हो जाते थे कि उनमें से बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी आक्रामक जातियों को पहचानना भी कठिन हो गया है। लेकिन जब उन्होंने भारत की विरासत पर हमला करके भारत की आत्मा को चोटिल किया, तब वे भारत के संसाधनों को, भारत की विकास की प्रक्रिया को बाधित करने में सफल हुए। और यही कुछ लगातार 2000 वर्षों तक भारत झेलता रहा। और उनमें से 1000 वर्ष का जो दौर था, वह तो भारत की इस आत्मा को, भारत की इस विरासत को बचाने के लिए अत्यंत कठिन दौर था। उस कठिन दौर से उभारने में, उस कालखंड में भी जिन आयोजनों की बड़ी भूमिका थी, वे सभी आयोजन आज भी हम लोग उसी रूप में आयोजित करते हैं। यह भारत की विशेषता थी कि कोई एक व्यक्ति या कोई एक विद्वान या कोई एक ऋषि मुनि कोई भी बात कह दे तो उस पर सहसा कोई विश्वास नहीं करता था। उस पर तर्क वितर्क करने की पूरी स्वतंत्रता होती थी, उसकी संगोष्ठी होती थी। हम प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। लखनऊ से कुछ ही दूरी पर नैमिषारण्य है। आज से 3500 वर्ष पहले नैमिषारण्य में भी एक ऐसी संगोष्ठी हुई थी। 88,000 ऋषि मुनि एकत्र हुए थे। उन्होंने भारत की ज्ञान की इस धरोहर को संरक्षित करने के लिए जिस दिव्य चिंतन को आगे बढ़ाया, वही आज भारत की वैदिक परंपरा का ज्ञान है हमारे सामने। ये कहीं और से नहीं आया, किसी सरकार ने नहीं दिया, किसी राजा महाराजा ने नहीं दिया। यह उन ऋषि मुनियों के चिंतन के परिणाम स्वरूप कई वर्षों तक हजारों की संख्या में ऋषि मुनि उस चिंतन की धारा को लिपिबद्ध करते करते
उसे इस धरोहर के रूप में सजो करके हमारे सामने रखे। ऐसे ही देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर इस प्रकार की संगोष्ठी की चर्चाएं और उसके बारे में विस्तार से जानने सुनने का एक अवसर हम सबको प्राप्त होता है। कुंभ की परंपरा भी भारत की उसी चिंतनशील प्रवृत्ति का एक प्रतीक है। हमने उसको आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से मान्यता दी है। देवासुर संग्राम के साथ उसकी पौराणिक मान्यता को जोड़ा है। और अमृत तो वही निकलेगा जहां पर ज्ञान की दिव्य धारा प्रस्फुटित होती हो। भारत की ऋषि परंपरा उसी दिव्य ज्ञान को आगे बढ़ाने के इस महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कुंभ के इन क्षेत्रों को जानती है। चाहे वह प्रयागराज हो, चाहे वह हरिद्वार हो, चाहे वह उज्जैन हो और चाहे वह नासिक त्र्यंबकेश्वर का कुंभ हो। ये जो 4 स्थान है जहां पर 12 वर्ष के अंतराल में कुंभ के आयोजन होते हैं, अमूमन एक स्थान पर यानी 3 वर्ष के बाद एक स्थान के बाद दूसरे स्थान पर हर तीसरे वर्ष में इस कुंभ के आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। और प्रयागराज एक ऐसा स्थान है जहां पर अर्ध कुंभ भी होता है। शेष अन्य स्थानों पर केवल कुंभ होते हैं। यह हमारा सौभाग्य है 2019 के कुंभ अर्ध कुंभ को हम लोगों ने प्रयागराज कुंभ के रूप में और प्रयागराज का जो पूर्ण कुंभ है उसको महाकुंभ के रूप में हमारी सरकार प्रयागराज में आयोजन करने के साथ जुड़ रही है। वास्तव में ये भारत की दिव्य ज्ञान की परंपरा को देश और समाज की वर्तमान की चुनौतियों के बारे में चिंतन मनन की एक केंद्र स्थली रही है। और फिर वहां से जो कुछ भी निष्कर्ष निकलता था उस समय के समाज के लिए वह एक मार्गदर्शन होता था, वही गाइडलाइन होती थी। उससे प्रेरणा प्राप्त करता था समाज, इसके लिए वहां एकत्र होता था। ऋषि मुनि अपने आध्यात्मिक ज्ञान की परंपरा से उस समय के श्रद्धालुओं को लाभान्वित करते थे, उन्हें एक मार्गदर्शन देते थे। और वही कुंभ की वही परंपरा विस्तार लेते लेते आज इस रूप में आई। बहनों और भाइयों, मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं इस बारे में कि 2019 का कुंभ भी आपने देखा है प्रयागराज का। और मुझे लगता है जो प्रयागराज गया होगा उससे पहले के किसी कुंभ में वो गए होंगे तो उनको लगा होगा कि कुछ लीक से हट करके कार्य हुआ है। हम लकीर के फकीर नहीं बने रहे। केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के, शासन और प्रशासन ने मिलकर के आस्था और आधुनिकता के एक अद्भुत संगम के रूप में प्रयागराज के कुंभ को एक नए प्रतिमान के रूप में स्थापित करने के कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया था। परिणाम क्या था? जो कुंभ गंदगी का, भगदड़ का, अव्यवस्था का, असुरक्षा का एक प्रतीक बन गया था, वही प्रयागराज कुंभ उससे हट करके दिव्य और भव्य बना। सुरक्षा, सुव्यवस्था और स्वच्छता का मानक गढ़ा था। स्वच्छता इस कदर कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी स्वच्छता कर्मियों के बाद प्रक्षालन करने के लिए स्वयं उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने कोटि कोटि भारतवासियों के आगमन पर स्वच्छ कुंभ को जन्म दिया,
वास्तव में वे अभिनंदन के अधिकारी हैं और उनका पाद प्रक्षालन करके उन्हें सम्मान दिया था। यह भारत की विरासत है कि अगर किसी ने कार्य किया है तो उसके प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करें। और सनातन धर्म से जुड़े हुए इतने बड़े समागम में, जहां पर कोई जाति भेद के सारे बंधन समाप्त हो जाते हैं, पंथ और संप्रदाय की दीवारें ध्वस्त हो जाती हैं, छूआछूत और अस्पृश्यता के सारे भाव समाप्त हो जाते हैं, गरीब अमीर के भाव समाप्त हो जाते हैं, उतने बड़े समागम में जहां पे 24 करोड़ श्रद्धालुओं ने पूरे कुंभ के दौरान आकर के मां गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी के संगम पर स्नान किया हो, डुबकी लगाया हो, कई कई दिनों तक कल्पवास किया हो, साधना किया हो और कहीं गंदगी नजर न आए, तो वास्तव में प्रधानमंत्री जी भी उससे अद्भुत थे। उन्होंने इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए लोगों को पाद प्रक्षालन के माध्यम से सम्मान दिया था। यह स्वच्छ कुंभ हो, सुरक्षित कुंभ हो, सुव्यवस्थित कुंभ हो, यह पहली बार प्रयागराज में देखने को मिला। अब आप मुझे बताइए, जो लोग भारत का ठेका लेकर के घूमते हैं, ये मान करके चलते हैं कि अगर हम नहीं चाहते तो भारत की खोज नहीं होती, डिस्कवरी ऑफ इंडिया को मानते हैं कि यही भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, उन लोगों के लिए क्या बोलना है? उन लोगों के बारे में आप क्या बोलेंगे? उन लोगों में धैर्य नहीं, और इसलिए भारत की विरासत के प्रति कोई भी बोलेगा तो उसको धौंस दिखाएंगे, धमकी देंगे। आप लगातार देख रहे होंगे, पिछले 6 महीने के अंदर उन सभी घटनाओं का थोड़ा अवलोकन करिए। 9 नवंबर 2019 माननीय उच्चतम न्यायालय की 5 जजेस की एक संविधान पीठ ने अयोध्या में राम जन्मभूमि से संबंधित विवाद का पटाक्षेप करते हुए एक सर्वसम्मत फैसला दिया था। विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो गया, न हिंदू को परेशानी है, न मुसलमान को परेशानी है, लेकिन उनके नाम पर राजनीति करने वाले, सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति करने वालों को परेशानी है। आज अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है, लेकिन उनको परेशानी है कि इन जजेस ने कैसे फैसला दे दिया, एक समस्या का समाधान कैसे हो गया। वे आज भी धमकी देते हैं, आज भी धमकी देते हैं उन जजेस को। ये वे हैं जो संविधान के नाम पे देश के सामने पाखंड कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो राज्यसभा के माननीय सभापति को, जो देश के उपराष्ट्रपति भी हैं, उनके प्रति अविश्वास का प्रस्ताव ला करके उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं। यानी एक चेयरमैन के रूप में उन्होंने अपने कर्तव्यों के निर्वहन की बात कही कि नहीं, सदन चलना चाहिए, जनता से जुड़े हुए मुद्दे सदन में रखे जाने चाहिए। इसी पर उनको कि आप तो पक्षपात कर रहे हैं, और इस आधार पर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस आती है। यानी संवैधानिक पदों पर चुनाव आयोग को इसलिए कटघरे में खड़ा किया जाता है क्योंकि वो निष्पक्ष कैसे चुनाव करा दिया। अभी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायमूर्ति, जिन्होंने एक सच को उगला था, उनको कैसे कटघरे में खड़ा किया जाता है कि देश की उच्च सदन में उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाने ये लोग लेके आ जाते हैं। यानी हर उस व्यक्ति को धौंस दिखाएंगे ये लोग जो सच बोलेगा, भारत की विरासत की चर्चा करेगा। उस हर एक व्यक्ति को
ये लोग इसी प्रकार की धमकियां देकर के उनके मुंह को बंद करने का प्रयास करेंगे। और यही लोग थे जिन्होंने कुंभ की इस आध्यात्मिक और सामाजिक विरासत को गंदगी का पर्याय बनाया था, भगदड़ का पर्याय बनाया था, अराजकता का पर्याय बनाया था। और एक हम हैं, हमारी विरासत है, हमारी परंपरा है कि कुंभ की परंपरा स्वच्छता के साथ जुड़े, सुव्यवस्था के साथ जुड़े, सुरक्षा के साथ जुड़े, आस्था और आधुनिकता का संगम भी वहां पर दिखाई दे। यह होगा प्रयागराज का महाकुंभ 2025 और उसी के लिए पूरी तैयारियां चल रही हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी अभी 2 दिन पूर्व प्रयागराज में आए थे। प्रयागराज में आकर के उन्होंने कुंभ के लिए जो स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है उसका लोकार्पण किया है। कुंभ के लिए स्थायी यानी कुंभ के बहाने प्रयागराज सिटी जो हमारी इतनी प्राचीन सिटी है उसका भी कायाकल्प हो, उसके अगल बगल का कायाकल्प हो। इसका भी कार्य साथ साथ चल रहा है। आप मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर का फैसला नहीं आता, अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन पाता, क्या अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन पाता है क्या? अयोध्या के अंदर की गलियां 4 लेन की बन पाती क्या? अयोध्या रेलवे की डबल लाइन के साथ जुड़ पाता है क्या? अयोध्या की इतनी बेहतरीन कनेक्टिविटी हो पाती है क्या? आम जनमानस खुश है, हर व्यक्ति प्रफुल्लित है, आने वाला श्रद्धालु कृतज्ञता ज्ञापित करता है। लेकिन देश के संविधान का वास्तव में गला घोंट करके संविधान में चोरी से सेकुलर शब्द डालने वाले लोग अपने घर में शोक मना रहे हैं। उन्हें परेशानी है कि काशी विश्वनाथ धाम की कायाकल्प कैसे हो गई। उन्हें परेशानी है कि अयोध्या में राम मंदिर और अयोध्या इतनी भव्य और दिव्य कैसे हो गई। उन्हें परेशानी इस बात की है कि हम लोगों ने तो दशकों तक शासन किया लेकिन कुछ नहीं हम कर पाए। अपने निकम्मेपन पर हम लोगों को कोस रहे हैं, अपनी अकर्मण्यता का दोष हमारी सफलता को कोस करके दे रहे हैं। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, हम सबको इनकी इस मानसिकता को देखना होगा। याद रखना, ये कितना भी राग अलापे, कल संसद में संविधान पे चर्चा हो रही थी लेकिन मुद्दा संभल का उठ रहा था। और संभल में इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया वो मंदिर फिर से सामने, सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। याद करिए ना, क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है क्या यह आस्था नहीं थी क्या? उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? इन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की, उन निर्दोष लोगों की? क्या क्या कसूर था उनका, जिनकी निर्मम हत्या संभल के अंदर आज से 46 वर्ष पहले हुई थी। लेकिन जो भी उस सच को बोलेगा उसको धमकी दी जाएगी, उनका मुंह बंद कराने का प्रयास होगा। और इसीलिए कुंभ के बारे में भी ये लोग इसी प्रकार के दुष्प्रचार को लेकर के आगे बढ़ने का कुत्सित प्रयास करेंगे। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा हिंदुस्तान जैसे मीडिया से जुड़े हुए इन स्तंभों को, जो भारत की विरासत की प्रतीक इन आयोजनों को पूरी भव्यता के साथ, पूरी निर्भीकता के साथ दिखाने का कार्य कर रहे हैं और भारत की परंपरा पर गौरव की अनुभूति हर भारतवासी को कराने में अपना योगदान दे रहे हैं।
हमारी सरकार इन सब कार्यों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। ये कर रही है। हम लोगों ने आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को तो ध्यान में रखा ही है, लेकिन साथ साथ यह भी प्रयास किया गया है किसी बहाने प्रयागराज का कायाकल्प भी हो और विरासत का संरक्षण भी हो। पहली बार प्रयागराज के संगम में पक्के घाटों के दर्शन होंगे। हजारों वर्षों की परंपरा, इससे पहले भी घाट बन सकते थे, कभी नहीं बने। इस बार आप देखेंगे प्रयागराज में गंगा नदी पे आपको प्रयागराज में रिवर फ्रंट भी देखने को मिलेगा। संगम का जल निर्मल भी होगा और अविरल भी होगा। प्रयागराज की जब आप चर्चा करते हैं, अक्षय वट की चर्चा भी होती है। अक्षय वट कॉरिडोर भी देखने को मिलेगा और वर्ष भर श्रद्धालुजन वहां जाके दर्शन कर सकते हैं। प्रयागराज में आप जाते हैं, मां गंगा और मां यमुना के दर्शन तो करते हैं, लेकिन अदृश्य रूप में मां सरस्वती के दर्शन नहीं हो सकते। लेकिन सरस्वती कूप में जाकर के दर्शन करने का सौभाग्य हर श्रद्धालु को प्राप्त हो, इसके लिए भी सरस्वती कूप का कॉरिडोर भी बनकर के तैयार हो गया है। वहां पे बड़े हनुमान जी का मंदिर, कहते हैं कि जब वनवास से वापस आ रहे थे भगवान राम, तो बजरंगबली वहां कुछ देर के लिए रुके थे। उनको संदेश देना था महर्षि भारद्वाज को कि प्रभु अपनी वनवास की अवधि पूरी करके वापस आ रहे हैं और इसके लिए उनको वहां विश्राम करना पड़ा था। लेकिन विश्राम कर रहे थे तो कहते हैं माता सीता ने आशीर्वाद दिया था कि मां गंगा हनुमान जी का एक बार अभिषेक जरूर करेगी। और आप देखते होंगे आज भी लेटे हुए हनुमान जी हैं, उनका अभिषेक करने के लिए मां गंगा वर्ष में एक बार जरूर आती है। वहां पर भी एक भव्य कॉरिडोर बन रहा है, बन के तैयार हो गया है। दुनिया की पहली गुरुकुल महर्षि भारद्वाज ने स्थापित की थी प्रयागराज में, सबसे प्राचीन, जिनकी प्रेरणा से, जिनके आशीर्वाद के बगैर भारत की पुराण की परंपरा आगे नहीं बढ़ सकती। ऐसे महर्षि भारद्वाज आश्रम और उसका कॉरिडोर का भी बनकर के ये सभी संपन्न हुए। और भगवान राम और निषाद राज की मैत्री कौन नहीं जानता। श्रृंगवेरपुर में भी 56 फुट ऊंची मूर्ति भगवान राम और निषाद राज की गले मिलते हुए और कॉरिडोर का लोकार्पण, सभी कार्य का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हो चुका है। प्रयागराज में एयरपोर्ट, प्रयागराज के रेलवे स्टेशन, प्रयागराज की सड़कों का लगभग 216 से अधिक मार्ग ऐसे हैं जो सिंगल से डबल, डबल से 4 लेन, 4 लेन से 6 लेन करके इंफ्रास्ट्रक्चर को इस कदर तैयार किया गया है कि प्रयागराज के अंदर कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। हम लोग ये मान के चलते हैं कि प्रयागराज के इस 45 दिन के आयोजन में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजन होगा महाकुंभ का, इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था की। हम लोग ये मान के चलते हैं कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन जो मुख्य मुहूर्त होगा, उस दिन वहां पर प्रयागराज में मेरा यह मानना है कि 6 करोड़ श्रद्धालु एक दिन में स्नान करेंगे, लेकिन तैयारी हम करेंगे 10 करोड़ की। पूरी तैयारी रहेगी। इसके लिए 12 किलोमीटर के घाट तैयार किए जा रहे हैं, जहां पर कोई भी श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ, सुगमता के साथ स्नान कर सके। इतना बड़ा आयोजन होगा। इसके लिए 10,000 एकड़ क्षेत्रफल में कुंभ का विस्तार किया गया है।
वहां पे तो इस बार आप देखेंगे 4 धाम के भी दर्शन होंगे। 4 धाम उत्तराखंड के भी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के भी होंगे, और 4 धाम भारत के भी। 12 ज्योतिर्लिंग और अन्य प्रमुख ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन होंगे। भारत की आध्यात्मिक और भौतिक विकास के वे सभी कार्यों पर चर्चा का केंद्र बिंदु बनेगा। और जिसकी चर्चा अभी यहां पर माननीय श्री शशि शेखर जी कर रहे थे, ये खोया पाया की चर्चा होती थी। हम इस बात ये भी व्यवस्था कर रहे हैं या एक टूल के माध्यम से भाषणी ऐप का इस्तेमाल करते हुए भारत की 11 उन सभी भाषाओं को समाहित करते हुए कोई भी व्यक्ति कहीं पे आया उसको उन भाषाओं में उसकी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी कि वह जिस भाषा को समझेगा उनमें से कोई एक भाषा में उसको पूरी जानकारी उपलब्ध होगी प्रयागराज कुंभ के बारे में, खोया पाया के बारे में। एक एक व्यक्ति जो कुंभ क्षेत्र में प्रवेश किया उसकी काउंटिंग हमारे पास होगी। ये सभी कार्य वहां पर किए जा रहे हैं और प्रयागराज की व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप से संपन्न करने के लिए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, कहीं भी कोई भी लिक्विड गंगा जी यमुना जी में न गिरे, इसकी पूरी तैयारी है। 1.5 लाख शौचालय ऐसे बनाए जा रहे हैं जहां पे जीरो लिक्विड डिस्चार्ज होगा। पॉलीथीन फ्री कुंभ होगा। आस्था और आधुनिकता का एक अद्भुत संगम भी वहां देखने को मिलेगा। हर दिशा से कुंभ को भव्य और दिव्य बनाने का काम हो रहा है और हम मानते हैं कि प्रयागराज कुंभ प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से 2019 में मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में यूनेस्को ने उसे मान्यता दी थी। और मेरा यह मानना है कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक एक समागम भी होगा। सबसे बड़ा समागम भी होगा, दुनिया का सबसे बड़ा समागम भी होगा। इतना बड़ा समागम होगा तो स्वाभाविक रूप से अगर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का जागरण होगा तो सामाजिक एकता का भी वो प्रतीक होगा और आर्थिक समृद्धि की भी एक बेहतर रोड मैप को आगे बढ़ाने का भी वह मार्गदर्शक होगा। प्रयागराज ही नहीं, अगल बगल के और पूरे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी वह मजबूती प्रदान करने वाला एक बृहद आयोजन बनने जा रहा है। एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है और आयोजन कैसे हो सकता है, किस रूप में हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसका प्रतिमान स्थापित करेगा महाकुंभ प्रयागराज 2025। डबल इंजन की सरकार इस आयोजन को पूरी प्रतिबद्धता के साथ करने के लिए तत्पर है। पूरे आयोजन में महामहिम राष्ट्रपति जी को, उपराष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, केंद्रीय मंत्रियों को, राज्यों के माननीय राज्यपाल, उपराज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्रियों को, देश के अन्य सभी ऐसे महानुभावों को तो आमंत्रण दिया ही जा रहा है। इस पूरे आयोजन में भागीदार बनने के लिए हर श्रद्धालु जन आए, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम से। आस्था की इस त्रिवेणी में डुबकी भी लगाएं, भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उन्नयन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान दें और एक दिव्य, भव्य और डिजिटल कुंभ की परिकल्पना को साकार मूर्त रूप देने के लिए सरकार ने जो प्रतिबद्धता दोहराई है, हम पूरी मजबूती के साथ उसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मैं हिंदुस्तान को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने महाकुंभ को लेकर के आज के इस कॉन्क्लेव का आयोजन प्रदेश की राजधानी में किया है। निश्चित ही
इस प्रकार के कॉन्क्लेव इस आयोजन की सफलता में, आम जनमानस में जन जागृति पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। हिंदुस्तान परिवार को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं आप सबको प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन में भागीदार बनने के लिए भी आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।